नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपका एक कमेंट आ रहा था बार बार कि सर एक एक चैप्टर को हमको समझाओ, चैप्टर हमको समझ में नहीं आ रही। क्वेश्चन अगर मान लो चैप्टर आप समझोगे तो एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसी बेस पे मैं आपके लिए प्रत्येक चैप्टर की, जैसे आपके RSCIT की जो बुक है, मेन बुक है, उसके अंदर 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर है दोस्तों? 15 चैप्टर है। और 15 में से आज पहला चैप्टर मैं आपको समरी के रूप में लेके आया हूँ। समरी मतलब एक तरीके से ये कि इस अगर आज की क्लास आप देख लेते हो, ठीक है, आज की क्लास आप मेरी देख लेते हो, तो इस क्लास के अंदर से एक भी पर्सन, मतलब इस क्लास के अंदर जो इस चैप्टर से पर्सन आएंगे दोस्तों, तो एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। मैंने सब कुछ आपको बड़ी आसानी समझाया है और पूरे चैप्टर की समरी मैंने आपको बताई है। ठीक है, समरी मतलब एकदम इजी वे में बताया कि भाई आपको आसानी समझ में आ जाएगा। और अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, वैसे अगर मान लो आज की क्लास आपको पसंद आती है तो अगले जो चैप्टर है, मतलब 15 चैप्टर हैं, उनको मैं कंबाइन में लेके आऊंगा। जैसे अगली क्लास में 2 से लेकर के 5 चैप्टर एक साथ ले आऊंगा मैं आपके। फिर अगली क्लास में 5 से 10 चैप्टर एक साथ ले आऊंगा। फिर 10 से 15, मतलब 3 4 5 क्लास में अपन इसको पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं आसानी से। और एक वादा करता हूं मैं आपसे, अगर पढ़ लेते हैं तो मान लो 35 में से आपके 35% पूरे सही होने की संभावना है। ठीक है, तो पहला हम बात करेंगे दोस्तों आज सुपर कंप्यूटर की। मतलब आपका जो चैप्टर है अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है कंप्यूटर से परिचय। क्या नाम है दोस्तों अध्याय का? अध्याय का नाम है दोस्तों कंप्यूटर से परिचय। यह आपका पहले अध्याय का नाम है। ठीक है, और इसी में एक टॉपिक हमारे पास में सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर से अगर कोई सवाल बनता है तो कैसे बनेगा देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया मैं क्या करने जा रहा हूं। आज समरी बताऊंगा पूरी एक एक चीज की, और जहां से क्वेश्चन उठेंगे वो चीजें बताऊंगा। मैं क्वेश्चन ही बनाऊंगा, लास्ट में आपसे इसी चैप्टर के क्वेश्चन भी पूछूंगा। मतलब मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा और फिर उनका जवाब मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, तो आपको क्लास बिल्कुल ध्यान से देखनी है। और एक बात और, अगर आप मतलब सीखना ही चाहते हैं अच्छे से, तो एक नोटबुक ले लो और नोटबुक में जो बताते जा रहा हूं उसको आराम से छाप लो आप। ठीक है, प्रत्येक चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और एक एक चीज को बड़ी आसानी से आपको पढ़ना है दोस्तों, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा नाम है सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूं। तो आपको मैं पहले बता देता हूं फोटो। ये जो फोटो है ना दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर ही आपका क्या है दोस्तों, ये सुपर कंप्यूटर ही आपका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सुपर कंप्यूटर आपको दिख गया होगा। ये क्या है दोस्तों, आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ऐसा सुपर कंप्यूटर होता है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। मतलब क्या होते हैं दोस्तों, अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, जो जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग कार्यों के लिए उपयोग होते हैं। जैसे नासा के अंतरिक्ष यान में लॉन्च करने में, मौसम की भविष्यवाणी में, भूकंप के अध्ययन में, प्राकृतिक संसाधनों की खोज में। और यहां पे बात की जाए दोस्तों, पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था भाई? तो पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम था दोस्तों वो था CDC 6600। याद रखना है दोस्तों, यहां से सवाल पूछूंगा मैं आपसे। पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? CDC 6600 था। ठीक है, जो 1964 में बनाया गया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था दोस्तों? परम 8000 था, जिसे 1991 में सी डैक के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, जो भारी डेटा में भंडारण, उच्च क्षमता और तीव्र डेटा प्रोसेसिंग प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक थोड़ी सी परिभाषा दे दी मैंने इसकी, थोड़ा सा ध्यान दे लो बस। इसके बारे में और बता रहा हूं अभी मैं, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, डोंट वेरी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सुपर कंप्यूटर की जो विशेषता है ना भाई, विशेषता मतलब एक तरीके से भाई क्यों कितना कार्य कर सकते हैं, तो ये अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। पहली बात ध्यान रखना, अत्यधिक क्या होते हैं दोस्तों? शक्तिशाली। ये सबसे तेज और उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, दूसरा विशाल डेटा भंडारण की क्षमता होती है इसके अंदर। ठीक है, उच्च गति के होते हैं। ये बात, तीनों बात आपको ध्यान रखना है, इनकी विशेषता है कि अब इनका उपयोग क्या किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, उपयोग से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब इस यहां से इस जगह से क्वेश्चन बनेंगे आपके उपयोग से। ठीक है, उपयोग क्या क्या होते हैं दोस्तों इनके? पहला उपयोग देखिए, नासा के द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। मतलब अंतरिक्ष यान लॉन्च करने और खगोलीय अनुसंधान के लिए इनका उपयोग किया जाता है। मतलब नासा क्या करती है? अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए, खगोलीय अनुसंधान करने के लिए। सीधी सी बात है, अंतरिक्ष में खोज के लिए भी यही काम आते हैं। अंतरिक्ष में खोज के लिए भी काम आते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा है मौसम की भविष्यवाणी। क्या दोस्तों? मौसम की भविष्यवाणी, कि सटीक मौसम का पूर्वानुमान और तूफान की चेतावनी। मतलब बोलते हैं ना कि यार 2 दिन बाद में बारिश आएगी, 2 दिन बाद में मौसम ऐसा रहेगा, तो वो सब किसके द्वारा किया जाता है? सुपर कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। भूकंप की अध्ययन, मतलब जो भूकंप का अध्ययन है वो भी किया जा सकता है, कि पृथ्वी की संरचना और भूकंप
भूकंपों को समझने के लिए, ठीक है, कि भूकंप आ रहा है, कितना तीव्रता है, वो मापने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, संचार कम्युनिकेशन प्रणाली, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब जटिल संचार प्रणालियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, संचार के लिए और संसाधन खोज के लिए, जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब हो गई अंतरिक्ष खोज, मौसम की भविष्यवाणी, भूकंप की जानकारी, संचार और कोई भी एक तरीके से जैसे प्राकृतिक गैस खोजनी है, पेट्रोलियम, कोयला, इनकी खोज के लिए भी क्या दोस्तों सुपर कंप्यूटर काम आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि कौन कौन सा उपयोग है। सवाल आएगा आपके, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधनों की खोज के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर का। तो उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। विशेषता भी क्या होती है दोस्तों, अत्यधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। सवाल आएगा सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और एडिशनल मैंने जोड़ दिया इसमें टॉपिक हल्का सा, कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था भारत में, परम 8000 था, जो 1991 में विकसित किया गया था। इसका विकसितकर्ता कौन था, मतलब आविष्कारक कौन था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब सीडेक के द्वारा ये विकसित किया गया था। इसका महत्व क्या है, इसने भारत को उच्च प्रदर्शन और कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भर बनाया दोस्तों, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता थी, ये भारत के संदर्भ में मैंने बताया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, पहला टॉपिक क्या था हमारा, सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर मैंने बताया कि बहुत शक्तिशाली होते हैं दोस्तों, अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। और नासा में अंतरिक्ष यान के लिए लॉन्च करने में, या फिर मौसम की भविष्यवाणी करने में, भूकंप का अध्ययन करने में, प्राकृतिक संसाधनों की खोज में, सब में काम आता है। और दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, सीडीसी 6600 था, ठीक है। दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों, सीडीसी 6600 था। ये यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, सीडीसी 6600 पहला सुपर कंप्यूटर था। याद रखने वाली बात है, कब बनाया गया था, 1964 में, ठीक है। और भारत का पहला कौन सा था, परम 8000। ये दोनों बात ध्यान रखना हल्की सी, ठीक है। और किसके द्वारा विकसित किया गया, सीडेक के द्वारा विकसित किया गया था। तो उम्मीद है आपको जो सुपर कंप्यूटर है उसमें से आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करके आओगे। तो भाई आया क्या समझ में सुपर कंप्यूटर, और ये सुपर कंप्यूटर का आपको फोटो दिखा दिया मैंने, ठीक है। ये विशेषता है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेने का और उपयोग का स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा सा पढ़ लेना आप इनको, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, साथ में आप पढ़ लोगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। क्लास को पॉज कर देना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे कंप्यूटर भी, जिसका नाम है मेन फ्रेम, ठीक है। अब मेन फ्रेम ऐसे दिखते हैं कुछ, ये देखो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करें थोड़ा सा मेन फ्रेम की, तो सवाल यहां से बन सकता है, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बहुत शक्तिशाली और बहुत महंगे होते हैं, जिन्हें बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब इनका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बन सकते हैं उपयोग से। तो उपयोग है सरकारी संस्थानों में, बड़ी व्यावसायिक फर्मों में, बड़े व्यावसायिक कार्यों में जैसे बिजनेस ऑपरेशंस में, या फिर विशाल व्यावसायिक डेटाबेस और शिक्षण संस्थानों में ग्राहकों को और छात्रों का डेटा रखने के लिए। मतलब आप ये चाहते हो, सवाल आएगा कि मान लो एक बड़ी संस्थान है या शिक्षण संस्थान है, उसके अंदर एक लार्ज डाटा है स्टूडेंट्स का, तो वो कौन से कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ठीक है। तो पता लग गया है दोस्तों, उपयोग क्या है इसका, सरकारी संस्थानों में, बड़ी व्यावसायिक फर्मों और बड़े व्यावसायिक कार्यों में, बिजनेस के लिए, ठीक है, विशाल व्यावसायिक डेटाबेस और शिक्षण संस्थानों में उनके ग्राहकों और छात्रों के लिए डेटा रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डेटा भंडारण के लिए काम आता है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेन फ्रेम भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ज्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, लेकिन जो मैंने यहाँ पे बनाया दोस्तों डायग्राम आपके लिए, मतलब एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है और आपको समझ में भी आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। मतलब मेन फ्रेम छोटे होते हैं लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं। मतलब इससे लास्ट में आएगा माइक्रो कंप्यूटर, जो आप यूज करते हैं ना, जैसे कि हो गया कोई भी आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो उनसे तो बड़े होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम से क्या होते हैं दोस्तों, छोटे होते हैं। उपयोग क्या होता है, मध्यम वर्गीय कंपनियों में होता है, छोटी कंपनियों में इसका उपयोग होता है, उत्पादन सदनों में, प्रोडक्शन हाउसेस में इनका उपयोग होता है, ठीक है। मतलब छोटी चीजों में, मध्यम वर्ग में काम होता है। विशेषता क्या है दोस्तों इसकी, विशेषता ये है कि ये कंप्यूटर एकल उपयोगकर्ता, सिंगल यूजर, और बहु उपयोगकर्ता, मल्टी यूजर, दोनों अवधारणाओं पर कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके यही कंप्यूटर है दोस्तों।
कौन से हैं दोस्तों? ये मिनी कंप्यूटर हैं। कौन से कंप्यूटर दोस्तों? ये मिनी कंप्यूटर हैं। तो मिनी कंप्यूटर की फोटो देख लीजिए आप एक बार। ओके, फोटो देखने से पार नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे इनका थोड़ा सा हल्का सा याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों मिनी कंप्यूटर भी। अब चलते हैं दोस्तों चौथे माइक्रो कंप्यूटर की ओर। दोस्तों जो आप घरों में यूज करते हैं ना आजकल, जो भी डिजाइनिंग के लिए, खेल मतलब गेम खेलने के लिए, वो सब माइक्रो कंप्यूटर का यूज होता है। ये सबसे छोटे और सबसे सस्ते कंप्यूटर होते हैं। सवाल आएगा सबसे सस्ते कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये कि सबसे सस्ते होते हैं। उपयोग क्या है? उपयोग दोस्तों देख लीजिए एक बार ध्यान से, संचार, कम्युनिकेशन, शिक्षा, मनोरंजन और ऑफिस कार्य के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए मान लो जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया आपका, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब किस में आएंगे दोस्तों? एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर में आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो चार मैंने बताया आपको, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। चारों में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, आराम से पढ़ लीजिए, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा इनका, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर के बुनियादी लाभ की तरफ, कि भाई क्या लाभ होता है इससे, कंप्यूटर से। तो पहले लाभ बताऊंगा, फिर उसके कुछ कमियां बताऊंगा मैं आपको। पहली बात है स्पीड की। जो भी आप काम करते हो सारा स्पीड से काम हो जाता है, ये समझो आप। यहाँ पे गृहता नहीं है, यहाँ पे दोस्तों शुद्धता। शुद्धता मतलब सीधी सी बात है, जो भी आप काम करते हैं, जैसे मैंने बोला कोई भी जटिल जटिल आप संख्याएं जोड़ने के लिए बोलेंगे, जोड़ देगा एकदम शुद्धता से, कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है। उच्च संचयन संचयन दक्षता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब आप कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। विविधता भी है इसमें और परिश्रमशीलता भी है, कभी थकता नहीं है दोस्तों, थकता बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं भाई, ये काम तो इनका एक तरीके से ये तो हो गई इनका बुनियादी लाभ, लेकिन अब कोई कमी भी है क्या? मतलब कमी है क्या कोई इसके अंदर? तो देखो कमी ये है कि ये एक मूक मशीन है, मूक मशीन है, मतलब ये बोलती नहीं है, ठीक है, चुप रहती है बस, ठीक है। दूसरी बात, स्वयं कुछ नहीं कर सकता है, मतलब आप जो भी ऑर्डर देंगे, जो भी आप कमांड देंगे उसी को फॉलो करेगा, बाकी खुद मन से नहीं करेगा कुछ भी, डिसीजन नहीं ले सकता ये, ठीक है। तो ये भी कमी है। कंप्यूटर में आईक्यू नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो ये इसकी कमियां हैं, ठीक है। तो सवाल आ सकता है कि देखो सवाल ऐसे बनेगा, अगर बनेगा तो देखिए कि कंप्यूटर में कौन सी एक कमी है, कौन सी एक सीमा है। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन तो यहाँ से देंगे, तीन तो, और एक यहाँ से दे देंगे कोई सा भी, कि भाई आईक्यू नहीं होता इसके अंदर, ऐसे कुछ भी, तो उसको ही आप ठीक करके आओगे। तो उम्मीद है कंप्यूटर के बेसिक जो बुनियादी लाभ है वो भी आपको पता लग गए होंगे, और साथ में लिमिटेशन भी आपको पता लग गई होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। ओके, ठीक है। तो अगर क्लास में कोई कमी नजर आ रही हो तो आप बताना, क्योंकि अगले चैप्टर फिर आपके जो बताओगे उसके अनुसार ले आऊंगा मैं, ठीक है। अभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर एक एक चैप्टर को समझाओ जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ फास्टली मैं आपको, ठीक है। मैंने बताया मैंने सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको, ठीक है। सुपर कंप्यूटर देख लेना कब बनाया था, किसने बनाया था, जो भी है। इसके बाद में सुपर कंप्यूटर की विशेषता और उपयोग की बात की हमने, फिर भारत के संदर्भ में कुछ बात की, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। इसके बाद में बात करी मेन फ्रेम की हमने, उसके बाद में आपको मैंने फोटो दिखाई इसकी, उसके बाद में दोस्तों मिनी कंप्यूटर की बात की हमने, इसके बाद में बात कर रहे थे हम माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। 4 कंप्यूटर्स हो गए। अब बात करें दोस्तों बुनियादी लाभ की, तो मैंने बताया कि क्या क्या इसके लाभ होते हैं। स्पीड होती है, शुद्धता होती है ना, विविधता होती है, परिश्रमशीलता होती है। तो एक तरीके से ये इनकी लाभ होती है, ठीक है। यहां श्रेय आएगा, परिश्रमशीलता। लिमिटेशन की बात कर ली हमने दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों हम सॉफ्टवेयर की, ठीक है। सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी मैंने परिभाषा दी है, यहाँ पे देख लेना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों का और डेटा का एक समूह होता है। सवाल आएगा निर्देशों का और डेटा का एक समूह क्या कहलाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है। इसके मुख्य प्रकार हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, है ना। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया और एंड्रॉइड हो गया, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आएंगे। और दूसरा प्रकार है इसका दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो उपयोगकर्ता के काम आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ओएस डिजाइन, ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप शामिल है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करते हैं दोस्तों? इंटरफेस बनाते हैं, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करें, सॉफ्टवेयर क्या है? अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या है।
सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रक्रियाओं और संबंधित डेटा का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये हार्डवेयर से अलग होता है। देखो, हार्डवेयर क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, इसे सिर्फ हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो इंस्टाग्राम को सिर्फ आप देख सकते हो। ठीक है, आप छू रहे हो तो टच स्क्रीन को छू रहे हो, आप इंस्टाग्राम को नहीं छू रहे आप। ठीक है, तो ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम और प्रक्रियाओं और डेटा संबंधित एक संग्रह है। सवाल ये बनेगा कि कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रक्रियाओं और संबंधित डेटा का एक समूह या संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मुख्य प्रकार आपके इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये पहला है आपका, और दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दूसरा है। मतलब दो प्रकार होते हैं इसके, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को यहाँ पे दो तीन भागों में बांट दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कंप्यूटर, हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का काम करता है और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होता है। इसमें होता है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करना और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने में मदद करना। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। उदाहरण जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया या एंड्रॉइड हो गया। सवाल आएगा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो तीन तो यहां से दे देगा, एक कुछ और दे देगा, तो उस पर आपको टिक लगाना है। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? दूसरे नंबर का यहाँ पे डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर घटकों को ओएस से संवाद करने की अनुमति देता है। सवाल आएगा हार्डवेयर घटकों को ओएस से संवाद करने की अनुमति कौन सा सॉफ्टवेयर देता है? तो वो देता है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा देता है? तो डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा। एक होता है दोस्तों यूटिलिटी, कंप्यूटर के रखरखाव और प्रबंधन में मदद करता है। उदाहरण जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया, बैकअप टूल्स हो गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों? कंप्यूटर के रखरखाव और प्रबंधन में मदद करता है। दोस्तों यहाँ पे बात करें हम, तो जरूरी नहीं है आप इस सॉफ्टवेयर की पूरी परिभाषा को समझो, जरूरी नहीं है आप इस चीज का, लेकिन जरूरी क्या है दोस्तों? यहाँ पे जरूरी क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या है इसको पढ़ लेना अच्छे से, सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़ लेना अच्छे से एक बार, और तीनों के बारे में अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? ये विशिष्ट कार्यों के लिए बनाए जाते हैं, आपने भी यूज किए होंगे। जैसे मान लो आप MS वर्ड का यूज करते हैं, क्रोम का यूज करते हैं, फोटोशॉप का यूज करते हैं, व्हाट्सएप का यूज करते हैं आप, फेसबुक का यूज करते हैं आप। ठीक है, ये सभी क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग, संचार और मनोरंजन जैसे कार्यों को सक्षम बनाता है। उपयोगकर्ता यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, ये काम करता है एक तरीके से ये। ठीक है, क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के मतलब अगले यहाँ पे हार्डवेयर की ओर। तो आपको सॉफ्टवेयर पता लग गया। सॉफ्टवेयर में आपको ध्यान रखना है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, जो भी है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे। और दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम में आ गया जैसे कि मान लो विंडोज, लिनक्स वगैरह आ गया। ठीक है, अब यहां से एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे। ठीक है, एक सवाल में लिख देता हूं। ओके, देखो सवाल आएगा निम्नलिखित में से, ऐसे लिख देता हूं, यहां पे जगह तो कम है। निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन दे देगा मान लो आपको इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया मान लो आपको विंडोज का। अब मुझे बताइए दोस्तों, दो ही ऑप्शन है, मान लो जगह कम है, ज्यादा चार देने के लिए, तो इंस्टाग्राम आएगा या विंडोज आएगा। निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? इंस्टाग्राम या विंडोज? तो दोस्तों यहाँ पे आएगा इंस्टाग्राम। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर की। हार्डवेयर की थोड़ी सी परिभाषा दे देता हूं मैं। यह कंप्यूटर का वह भौतिक भाग है जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। जैसे मान लो मॉनिटर है, माउस है और कीबोर्ड है, जिसे आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं। क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ हार्डवेयर की परिभाषा हल्की से आपको समझ में आ गई होगी। जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उठाया जा सकता है, वो कहलाते हैं दोस्तों हार्डवेयर। जैसे मॉनिटर आपने देखा होगा, उठा सकते हैं, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हार्डवेयर। अब हार्डवेयर को यहाँ पे 2-3 भागों में ऐसे बांट सकते हैं, जैसे कि इनपुट एक डिवाइस हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है, ऐसे मैं थोड़ी प्रोसेस बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब सवाल आएगा इनपुट डिवाइस के, तो इनपुट डिवाइस के बारे में बात करें हम, तो इनपुट डिवाइस, ये डिवाइस कंप्यूटर में डेटा या निर्देश को भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये डिवाइस कंप्यूटर में डेटा को भेजने या निर्देश, ये डिवाइस कंप्यूटर में डेटा या निर्देश को भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे हो गया ट्रैक बॉल, क्या हो गया दोस्तों, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, कीबोर्ड हो गया, सेंसर, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। अब यहाँ पे बात करें, ये क्या है दोस्तों, आपका ट्रैक बॉल है। क्या है दोस्तों, ये ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल, ठीक है। इसकी बात करें तो ये क्या है भाई, टच पैड है। क्या है दोस्तों, ये टच पैड है। ये क्या है दोस्तों, आपका माइक्रोफोन है। सवाल आएगा माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन ऐसा होता है, माइक, इसको माइक भी बोल सकते हैं, माइक्रोफोन भी बोल सकते हैं। इसका सभी को पता ही है दोस्तों, कीबोर्ड होता है ये, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों आपके जॉयस्टिक। क्या है दोस्तों, ये जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए काम आती है ना, ये जॉयस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ इनपुट के बारे में बता दिया, ठीक है। इनपुट की परिभाषा है तो देख लेना, ये डिवाइस कंप्यूटर में डेटा या निर्देश भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना, क्या कहलाती है दोस्तों, इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसके कुछ एग्जांपल देख लेना, क्योंकि इससे बाहर एग्जांपल नहीं आएगा आपका। वेब कैम आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है, एक कैमरा होता है ना, जैसे आधार कार्ड बनवाने गए होंगे आप, तो उसका यूज करते हैं एक तरीके से, व्यू वेब कैम होता है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आपकी इनपुट डिवाइसेज है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आउटपुट के बारे में थोड़ा सा। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी है, तो ये देखो, आउटपुट के बारे में बात करें हम, तो ये डिवाइस कंप्यूटर से डेटा या परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, हेडफोन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। ये टच स्क्रीन जो होती है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों होती है। सवाल आ सकता है इनमें से कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, तो वह कौन सी है दोस्तों, टच स्क्रीन है, ठीक है। और एक हो गया प्रोजेक्टर। क्या हो गया दोस्तों, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, ये क्या है आपके पास में, हेडफोन है। ये इसी क्या बोलेंगे दोस्तों, हेडफोन बोलेंगे हम। ये आपका मॉनिटर हो गया दोस्तों, सभी को पता है मॉनिटर के बारे में। ये क्या हो गया दोस्तों, आपका मॉनिटर हो गया, मॉनिटर, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रोजेक्टर बोलेंगे, प्रोजेक्टर। और ये क्या है दोस्तों, आपका प्लॉटर है। ये प्लॉटर मैंने यहाँ दिया नहीं एग्जाम्पल में, ये प्लॉटर है दोस्तों। अब प्लॉटर क्या होगा, जो भी आप बड़ी बड़ी डिजाइनिंग बनवाते हैं ना, जैसे कोई भी बैनर हो गया, बैनर जो बनवाते हैं अपन, या कोई भी बड़ी से बड़ी डिजाइन जो बनाती है, ये प्लॉटर इसमें उपयोग आता है, ठीक है। ओके, प्लॉटर इसमें उपयोग आता है, तो ये आउटपुट होता है दोस्तों प्लॉटर, ठीक है। सवाल आएगा प्लॉटर क्या है, तो ये बैनर वगैरह, बड़ी से बड़ी डिजाइनिंग वगैरह बनाने के लिए काम आता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है तक का। और प्रोजेक्टर तो पता ही होगा ही आपने, सिनेमा हॉल में जो काम आता है एक तरीके से। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आउटपुट भी आपको समझ में आ गए होंगे। किस किस को क्लास अच्छी लग रही है भाई, ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने बात की थी अभी इनपुट डिवाइस की, आउटपुट हो गया। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की, ठीक है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस से सवाल पूछ लिया जाता है कई बार आपसे। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग डिवाइस जो है दोस्तों, वो होती है मदरबोर्ड, प्रोसेसर या सीपीयू। ये क्या होते हैं दोस्तों, एक तरीके से प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। स्टोरेज में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके पास में हार्ड डिस्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, हार्ड डिस्क आ जाएगा। तो स्टोरेज में क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके पास में हार्ड डिस्क और ड्राइव आ जाएगा एक तरीके से, है ना, ये हार्ड स्टोरेज में आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से कुछ न कुछ आपसे वेब ब्राउजर भी नाम पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का नाम नहीं है या है। तो ये वे सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग इंटरनेट तक पहुंचने के लिए किया जाता है। आपने कभी इंटरनेट चलाया दोस्तों, तो आपने वेब ब्राउजर का उपयोग किया होगा, ठीक है। ये वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग इंटरनेट तक पहुंचने में किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हो गया इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया और सफारी हो गया। तो सवाल आएगा इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं सवाल आपको, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। ओके, नहीं आ जाएगा ऐसे, और ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे आपको। ए ऑप्शन मिल गया, जैसे मान लो मोजिला
मोजिला, मुझे पता है आंसर दे दोगे आप क्योंकि सामने लिखा हुआ है आंसर, तो फायरफॉक्स है ना। ठीक है, दूसरे का दे दिया मैंने MS वर्ड, MS वर्ड। ठीक है, तीसरा दे दिया मैंने यहाँ पे सी ऑप्शन में गूगल क्रोम, क्या दे दिया दोस्तों, गूगल क्रोम दे दिया मैंने आपको। और चौथे ऑप्शन में दे दिया दोस्तों मैंने सफारी। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है सवाल आपसे, नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, आप बता दोगे ना आंसर इसका, जल्दी से बताइएगा मुझे क्या जवाब होगा इसका, आप ही बताइएगा। होमवर्क दे दिया मैंने आपको एक तरीके से कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। और वेब ब्राउजर क्या होते हैं, वे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग हम इंटरनेट तक पहुंचने में करते हैं। ओके, तो क्या जवाब होगा इसका, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे इस टॉपिक से जो मैंने पढ़ाया ना अभी तक, उनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये मेरी पहली क्लास थी समरी वाली, अगर आपको पसंद आती है जरूर बताना मुझे। सबसे पहले बात की थी हमने सुपर कंप्यूटर की, और उससे संबंधित मैंने विशेषता आपको बताई थी कि शक्तिशाली होते हैं, और पहले सुपर कंप्यूटर नाम था CDC 6600। ठीक है, बात करें दोस्तों सुपर कंप्यूटर थे हमारे, इसके बाद में मैंने विशेषता बताई, इसकी उपयोग बता दिए मैंने आपको, इसके संदर्भ में मैंने बताया, एक बार जरूर देखना इनको, मेन फ्रेम बता दिया मैंने आपको। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर के बारे में बताया मैंने आपको, उसके बारे में बताया मैंने माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आपको। ठीक है, इसके बाद में बुनियादी लाभ बताया मैंने कि स्पीड कितनी, स्पीड, शुद्धता, उच्च संचयन क्षमता, है ना, या विविधता, परिश्रमशीलता बताया मैंने आपको, लिमिटेशन बताई कुछ आपको, है ना। तो क्विक रीजन एक बार कर लेना सभी का। सॉफ्टवेयर के बारे में बताया मैंने, ये परिभाषा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, कि सॉफ्टवेयर क्या है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुख्य प्रकार सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं दोस्तों विंडोज, लिनक्स, मैक OS, है ना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार में बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। यूटिलिटी के अंदर आते हैं दोस्तों एंटीवायरस वगैरह आते हैं, एक बार देख लेना अच्छे से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया मैंने आपको, जैसे कि मान लो आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, ये सब क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के कार्य मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिर हार्डवेयर के बारे में मैंने चर्चा की, इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पिछले एग्जाम में माइक्रोफोन से पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आउटपुट के बारे में। आउटपुट में हमने बताया कि भाई कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, ओके, इसके बारे में बताया मैंने आपको कि भाई कौन सी स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, इसके बारे में मैंने बताया आपको। फिर मैंने बताया आपको वेब ब्राउजर्स के बारे में। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर की आपकी थोड़ी समरी थी, जहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, मतलब 100% चांस रहते हैं इस जगह से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो एक बार आराम से देख लेना क्लास को। ठीक है, और मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे 2x कर लेते हैं, तो आपको 2x करने की जरूरत नहीं है, मैंने काफी स्पीड से आपको पढ़ाया है, मान लो आप। ठीक है, अब जो मैंने पढ़ाया उससे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, तो इसी चैप्टर का जो मैंने पढ़ाया उसका क्वेश्चन है पहला, कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग होने वाली मूल प्रणाली का हिस्सा है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग होने वाली मूल प्रणाली का हिस्सा है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखो क्वेश्चन घुमा के दे दिया आपको, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये पूछ सकता था, लेकिन देखो ऐसे घुमा के दे दिया क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग होने वाली मूल प्रणाली का हिस्सा है, न कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो तो बताइए क्या जवाब होगा। विंडोज 7 होगा, पेज मेकर होगा, नोटपैड होगा, या फोटोशॉप होगा। बताइए दोस्तों। दोस्तों फोटोशॉप की बात करें तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, नोटपैड की बात करें तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका, पेज मेकर की बात करें तो ये भी क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। लेकिन ये जो विंडोज है ना, ये क्या है दोस्तों, आपका OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहां पे आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, किस किस का सही है, विंडोज 7 यहां पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, वह सॉफ्टवेयर कौन सा है जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए आधार प्रदान करता है। बताइए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो भाई यहाँ पे हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है ना भाई, वो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा होता है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्लियर यहां तक का, ये मैंने बताया था आपको। देख लेते हैं एक बार, देखो मैं बता देता हूं आपको हल्का सा, कहीं कोई बच्चा बोले कि ये क्वेश्चन तो बताया नहीं था ऐसा। हार्डवेयर
थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मज़ा आ जाए क्लास के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे माइक्रो ये हो गया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर मैंने बताया था आपको, देखो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, ठीक है। और नीचे मैंने लिखा था एक लाइन में यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये रहा कि ये हार्डवेयर से, मतलब हार्डवेयर से अलग नहीं होता, मतलब जो भी है मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है मैंने, ये रहा, हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। समझ में आ गया आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है दोस्तों? हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यहां से मैंने क्वेश्चन बना दिया दोस्तों, ठीक है, देख लेना आप अच्छी तरह। ओके, किस किस को क्लास बोरिंग लग रही है भाई? दूसरा पर्सन हो गया आपका सामने, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। तीसरा पर्सन, देखते हैं कौन कौन लोग जवाब दे पाते हैं इसका। नीचे दिए गए विकल्पों में से आउटपुट डिवाइस को पहचानिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से आउटपुट डिवाइस को पहचानिए। स्कैनर, प्लॉटर, टैप ड्राइव या सॉफ्टवेयर। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस? नीचे दिए गए विकल्पों में से आउटपुट डिवाइस को पहचानिए। तो दोस्तों स्कैनर क्या होता है? आपका इनपुट होता है। प्लॉटर आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? प्लॉटर आएगा। मैंने बताया था ना आपको, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस होता है, तो प्लॉटर आएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे पर्सन की, और चौथा पर्सन है हमारा, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी विशेषता सीमा मानी जाती है, लिमिटेशन मानी जाती है? मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के बुनियादी लाभ, और फिर मैंने बताया था आपको कि लाभ के बाद मैंने बताया था आपको कि कौन कौन सी कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। तो उच्च गति, सटीकता, थकान रहित कार्य, सोच समझ की कमी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? कंप्यूटर की निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सी विशेषता या सीमा है? आप बताइए मुझे चौथे प्रश्न का आंसर। आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है, मैंने अच्छे से समझाया था आपको, और ये प्रश्न का आंसर देते समझ में आ जाएगा कि आपने क्लास अच्छे से देखी है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की, और पांचवा प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो देखिए दो प्रकार के सॉफ्टवेयर थे आपके, एक सिस्टम था, एक एप्लीकेशन था। एक कौन सा था दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक था दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों बात करें फोटोशॉप, नोटपैड और पेज मेकर, ये तीनों तो क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। लेकिन सिस्टम कौन सा है भाई? विंडोज 7 है। क्लियर है तक का? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं? बताइए दोस्तों, बहुत सस्ते कंप्यूटर होते हैं कि मेन फ्रेम? नहीं होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं दोस्तों? माइक्रो होते हैं। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या होगा? गलत है भाई, ठीक है। सातवें प्रश्न की बात करें तो निम्न नीचे दिए गए में से कौन सा कंप्यूटर का एक मान्य वर्गीकरण नहीं है? मैंने आपको चार वर्गीकरण बताए थे आपको शुरुआत में, ठीक है, चार बताए थे ना मैंने आपको। अब यहाँ पे कौन सा है? मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी कंप्यूटर या नोटबुक? ये भी आपने ढंग से पढ़ा था दोस्तों, अगर क्लास देखी हो शुरुआत के पलों में तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सा वर्गीकरण मैंने नहीं बताया था। चार बताए थे मैंने आपको, तीन इसमें है, एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न क्या है भाई? इनमें से कौन सा कंप्यूटर वर्ग सबसे तेज माना जाता है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन या सुपर कंप्यूटर? दोस्तों सबसे तेज की बात की जाए तो सबसे तेज माना जाता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर को। किसको दोस्तों? सुपर कंप्यूटर को माना जाता है सबसे तेज। तो यहाँ पे आएगा सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 8 प्रश्न जो मैंने इस क्लास से निकाले। अब जाते जाते दो प्रश्न मैं आपसे पूछ के जाऊंगा इस क्लास में, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पहला प्रश्न मेरा ये है कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है ना, कौन सा है? कंप्यूटर कौन सा है? ओके, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? और क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ये रहेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। दूसरा मेरा ये है कि ट्रैक बॉल, कौन सी दोस्तों? ट्रैक बॉल डिवाइस आउटपुट आउटपुट है ना, आउटपुट होती है। ए ऑप्शन सही है,
बी ऑप्शन गलत है। क्या आएगा दोस्तों? ट्रैक बॉल डिवाइस आउटपुट होती है, सही ऑप्शन है या गलत है? ठीक है। और एक प्रश्न और बताऊंगा दोस्तों मैं, तीसरा प्रश्न, इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? पहला ऑप्शन स्कैनर, ठीक है। बी ऑप्शन हो गया दोस्तों मॉनिटर, ठीक है। सी ऑप्शन हो गया दोस्तों स्पीकर, और डी ऑप्शन हो गया दोस्तों सीपीयू। बताइए दोस्तों, इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? जल्दी से मुझे बताइएगा, ठीक है। तो 3% मैंने आपको दिए इस क्लास के, तीनों प्रश्नों का जवाब मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये क्लास कैसी लगी भाई, ठीक है, तो मुझे रिव्यू जरूर बताना। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से उतारिएगा, ठीक है। मैंने सब कुछ आपको आराम से बताया था दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। और एक क्विक समरी थी, अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख लेते हैं और ध्यान से रीड कर लेते हैं एक बार, तो इस चैप्टर से एक भी पर्सन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूं दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सब कुछ आपने अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको इजी वे में समझा दिया दोस्तों। तो जो भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है और जो आपको नोटबुक में लिखना है उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए आराम से, और फिर उनको आराम से बैठ के लिख लेना, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास? आपको अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। और क्लास का रिव्यू एक बार जरूर देना दोस्तों, ठीक है। अगर रिव्यू अच्छा आता है तो मैं 1 से 15 तक, 1 से 15 तक चैप्टर जो है ना मेरे, 1 से 15 तक आपकी बुक के सभी का मैं समरी दूंगा, ठीक है। और समरी के साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी चैप्टर से तुरंत बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। और क्लास में थोड़ी जल्दी कराइए क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको थोड़ा टाइम कम रहेगा, तो मैंने जल्दी जल्दी करा दिया सब कुछ। अगर आपको लगे कि भाई थोड़ा धीरे पढ़ाओ तो वो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। और क्लास कैसी लगी जरूर बताना एक बार मुझे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।